एंड वेलकम टू केमिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड अफेयर क्लासेस। स्टूडेंट, बेटा हम 2018 आरबीएससी के पेपर के सॉल्यूशन को देख रहे थे ना, केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन को। तो देखो 20 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिए थे बेटा। उसके आगे के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में देखूंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है। आप हिंदी में बेटा इसे पढ़ लोगे और मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चलूँगा, क्योंकि हिंदी वाले हिंदी समझें, इंग्लिश वाले इंग्लिश समझें बेटा, है ना। तो देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक यहाँ बेटा एडिशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, है ना बेटा। चलो ध्यान दो, समझो थोड़ा सा। देखो सिंपल है कि कार्बोनिल कंपाउंड से कार्बोनिल ग्रुप बेटा, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। अब अगर कार्बोनिल ग्रुप में तुम्हें पता है कि कार्बन परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, और ऑक्सीजन परमाणु पर हमारे पास क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब आने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, कार्बन एटम पे अटैक करेगा, ठीक है सर। तो सिंपल सा है कि ये हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है, जितना ज़्यादा पोलर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ही इजी होगा, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पहली वीडियो में भी समझा चुका हूँ कि फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, ना तो ये नेगेटिव आई इफेक्ट शो करते हैं ना प्लस आई इफेक्ट। बट कि बेटा एल्डिहाइड में हमारे पास एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप से, जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और कार्बोनिल ग्रुप को कम पोलर बना रहा है। जबकि कीटोन्स में बेटा हमारे पास दो दो एल्किल ग्रुप हैं जुड़े हुए हैं, जो कि प्लस आई इफेक्ट के द्वारा क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप को लेस पोलर बना रहे हैं। और मैंने अभी बताया कि कार्बोनिल ग्रुप जितना कम पोलर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यहाँ किसकी होगी बेटा, फॉर्मल्डिहाइड की। उससे कम किसकी होगी, एल्डिहाइड की। और सबसे कम बेटा हमारे पास किसकी होगी, कीटोन्स की। तो मुझे लग रहा है कि ये अब तुम्हारे क्लियर हो गया होगा बेटा, है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कि भाई एल्केनोइक एसिड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा हाई होते हैं, है ना। एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड का मतलब है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा रीजन क्या है, तो रीजन है बेटा, तुमने पढ़ा है सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स में भी देखा था कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और ये डायमर बनाते हैं। किस तरह से बेटा, देखो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। ये पार्शियली पॉजिटिव है तुम्हें पता है, और ये पार्शियली नेगेटिव है। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल होगा बेटा इस तरह से, ये हमारे पास। अब इनमें क्या होगा बेटा, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉरी इसको मैं उल्टा लिख गया हूँ बेटा, इन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा डायमर बनेगा बेटा, कुछ इस तरह से, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच जाएगी और ये डायमर बना लेंगे, जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाईएस्ट होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर बेटा, हम अथवा के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए उसने कह रहा है कि निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक एसिड को अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है बेटा, है ना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, अब होता क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा ये वाला, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब यहाँ से बेटा हमारे पास जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करता है तो वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है तो देखो सिंपल है, यदि इस कार्बोक्सिलेट आयन पर इसका चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है कुछ इस तरह से बेटा, है ना, ठीक है। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है। अगर आप इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ोगे तो बेटा वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा मीन्स वो कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंसी में क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी घट जाती है। जबकि अगर यहाँ ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, जैसे हमारे पास नाइट्रो है ना, तो वो क्या कर देता,
वो बेटा यहाँ से चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता, नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता। तो सिंपल है कि वो कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्टेबल हो जाता, तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती बेटा, इंक्रीज हो जाती। तो याद रखना, बेसिक मैंने समझा दिया आपको कि प्लस आई इफेक्ट की प्रेजेंसी में कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंसी में कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता में वृद्धि होगी बेटा। आइए अब देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास बेटा एक तो दिया है, देखो बेंजोइक एसिड, ठीक है, सिंपल। एक हमारे पास दिया है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और एक हमारे पास दिया है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा हमारा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, उससे कम बेंजोइक एसिड, और सबसे कम 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट आइए कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट, किसमें बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तुम्हें पता है दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन आप इनमें कैसे डिफरेंस करोगे। तो देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा लेबोरेटरी में भी क्या होगा, एक तो टॉलेन रिएजेंट टेस्ट है ना बेटा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, और एक हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है ना बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो आप जानते हो कि जब भी हम एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, टॉलेन रिएजेंट के साथ कराते हैं बेटा। एल्डिहाइड्स की रिएक्शन हम टॉलेन रिएजेंट के साथ कराएंगे तो हमें सिल्वर मिरर मिलता है बेटा, सिल्वर मिरर है ना, जबकि कीटोन्स में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कराओगे, तो यहाँ से आपको क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी मिलता है बेटा एल्डिहाइड के साथ, जबकि कीटोन्स के साथ ऐसी रिएक्शन नहीं होती। तो इन दोनों रिएक्शन के बेस पे आप एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिफरेंस कर सकते हो। नेक्स्ट आइए बेटा, देखिए ये वाला क्वेश्चन बेटा हमारा पॉलीमर से जो डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए, एथोन के सॉहर्स बेटा प्रोजेक्शन फार्मूला है ना। देखो हमारे पास 2 फार्मूले सिखाए जाते हैं, एक बेटा सॉहर्स फार्मूला और एक न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला। तो हम सॉहर्स फार्मूला की बात करें तो देखो स्टेबल पूछ रहा है, तो तुम 2 फार्मूले होते हैं बेटा एथेन के हमारे पास, एक तो एक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड, यानी एक ग्रसित और एक हमारे पास सांतरित है ना बेटा। तो आप जानते हो सांतरित में क्या होता है कि दोनों कार्बन पर एटम से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, जबकि बेटा ग्रसित रूप में क्या होता है कि दोनों कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के समीप समीप होते हैं ना, कुछ इस तरह से बेटा। तो सिंपल सी बात है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बेटा अधिक स्थायी होगा, है ना, कि किसकी ऊर्जा अधिक होगी, सॉरी। तो हमारे पास ऊर्जा किसकी अधिक होगी, जो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ बेटा हमारे पास ऊर्जा अधिक होगी ग्रसित रूप की, ग्रसित रूप की, ठीक है। क्यों, रीजन पूछ रहा है क्यों, क्योंकि बेटा ग्रसित रूप में क्या होगा, दोनों एटम से जुड़े हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास पास होंगे, जिससे उनमें लगने वाला रिपल्सन क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, अनस्टेबल होंगे, एनर्जी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आइए कि रेसमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा, ध्रुवण अघूर्णक होता है, क्यों, अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा देखिए, ड्यू टू प्लेन प्रेजेंसी ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और बेटा हम एक और नाम देते हैं ड्यू टू दी इंटरनल कंपेंसेशन। तो देखिए मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा एक टार्टरिक एसिड का, और हम देखेंगे मीजो टार्टरिक एसिड। तो मीजो टार्टरिक एसिड में क्या होता है कि बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। कैसे, देखो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो देखो ये 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसके कारण ये क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू दी इंटरनल कंपेंसेशन। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए बेटा, देखो ये लास्ट चैप्टर बेटा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से लिया गया है, इसे डिलीट करते हैं। नेक्स्ट आइए सेक्शन सी पर, क्वेश्चन लेते हैं बेटा कि अवशोषण और अधिशोषण में डिफरेंस बताइए ना बेटा, यानी एब्जॉर्प्शन एंड बेटा
एडजॉर्प्शन। तो देखो मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है पहले भी बता चुका हूँ। एडजॉर्प्शन आपको पता है कि एक्यूमुलेशन होता है पार्टिकल्स का केवल सरफेस पर बेटा, है ना, ये एक सरफेस फिनोमेना है। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन होता है बेटा, वो कहाँ होता है, बल्क में भी होता है ना, बल्क में भी होता है। दूसरा मैंने बताया था कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि ये बेटा एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये टू डिफरेंस हो गए बेटा हमारे। नेक्स्ट आइए कि भाई बिस्मांगी उत्प्रेरण यानी बेटा हेटरोजीनस कैटालिसिस की कोई एक केमिकल इक्वेशन लिखिए। कितनी पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास से कि N2 गैस होता है बेटा प्लस 3H2 ये भी गैस होता है, किसकी प्रेजेंसी में, Fe सॉलिड की प्रेजेंसी में, किस में चेंज हो जाता है 2NH3 में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो बेटा हमारे रिएक्टेंट हैं वो तो गैस हैं, जबकि जो कैटलिस्ट है वो क्या है, सॉलिड है। तो ये किसका एग्जांपल है, एक हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का एग्जांपल है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। नेक्स्ट बेटा एल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने वाले जियोलाइट का नाम बताइए। तो बेटा सिंपल हमारा ZSM5। ZSM5 क्या करता है, सीधा मेथेनॉल को बेटा, है ना, मेथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देता है, गैसोलीन में, जिसे हम नाम देते हैं पेट्रोल, है ना। गैसोलीन क्या होता है बेटा, पेट्रोलियम। नेक्स्ट इसके बेटा देखो अथवा का जो क्वेश्चन है ये हमारा अमाइनो एसिड्स से रिलेटेड है और प्रोटीन से रिलेटेड है, यानी ये आ जाएगा हमारा नेचुरल प्रोडक्ट से, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आइए कि भाई कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये आपको कंप्लीट करनी है बेटा। तो देखो सिंपल दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एमाइड, एमाइड की देख रहे हो आप, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो मैं आपको बेटा ट्रिक बता रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। इसे हम नाम देते हैं, देखो ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमीन प्लस एमाइड, ब्रोमाइड। यानी ये जो रिएक्शन है ये है बेटा हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, याद रखोगे ट्रिक से, Br यानी ब्रोमीन और एमाइड ब्रोमाइड। तो यहाँ से जब भी बेटा हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, एक कार्बन लेस वाली हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है बेटा, RnH2 मिलेगी हमें। अब RnH2 की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यानी QH। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करिए बेटा, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी बेटा कंप्लीट होगी कि फर्स्ट स्टेप में, यानी ए हमारा क्या होगा 1 डिग्री एमीन और बी हमारा क्या होगा एल्किल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट आइए बेटा कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। तो देखो यूरिया के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, NH2 है ना बेटा, एंड CONH2। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या है तुम्हें पता है, नाइट्रोजन एटम पे बेटा लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो वो क्या करेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर, तो बेटा ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो यूरिया की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कुछ इस तरह से कि भाई NH2CO नेगेटिव, है ना, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ऐसी अब की बार आप इस वाले NH2 के साथ दिखा दोगे तो ये क्या हो जाएगा NH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड सिंगल बॉन्ड NH2, और ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। नेक्स्ट आइए बेटा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए बेटा नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करा रहे हैं SN एंड HCl के द्वारा। तो देखो याद करो Na2 ग्रुप किस में चेंज हो जाता है बेटा NH2 ग्रुप में, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, एनिलीन मिल जाएगी बेटा, है ना, एनिलीन। अब अगर एनिलीन का बेटा मैं नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दूँ, है ना, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दूँ NaNO2 एंड HCl के द्वारा, तो याद करो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है बेटा। तो जो एमीन है वो किस में चेंज हो जाएगी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बेटा BDC। तो यहाँ हमारे पास A हो गया एनिलीन और B हो गया हमारा BDC बेटा।
नेक्स्ट आइए कि भाई ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। एनिलीन की हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखो बेटा कुछ इस तरह से, एनिलीन में आपको पता है नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा बेटा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगी हमें कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और रिंग में क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरह से। अब इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कराइए यहाँ इस तरह से, तो हमें दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगी बेटा, NH2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, फिर से डीलोकलाइज कराइए कुछ इस तरह से। तो इसी तरह बेटा हमारे पास आप देख रहे होंगे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी एनिलीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पे। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर बताइए बेटा ना, कोटि बताइए कि भाई कोटि क्या होती है। तो देखिए बेटा ऑर्डर सिंपली क्या है, आपको पता है दो तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो ना बेटा। देखो कैसे कि एक हमारे पास रेट लॉ होता है, R इजिकल टू क्या होता है बेटा, K इंटू ए टू दी पावर ए या एक्स बोल दें बेटा, एंड बी टू दी पावर वाई। तो इन रेट लॉ यानी रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर के एडिशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर के एडिशन को यानी x प्लस वाई को बेटा हम नाम क्या देते हैं उसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक तो ये हो गई। और दूसरा आप क्या कह सकते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की वह संख्या जिनके सांद्रण अभिक्रिया के दौरान चेंज होता है वो क्या कहलाती है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी केवल उन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही चेंज होगा जो ऑर्डर में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी छद्म कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं बेटा, हो सकता है उसमें कि किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और दूसरे की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट आइए बेटा, कह रहा है कि संघट्ट सिद्धांत के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू बेटा कोलाजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए दो मुख्य अवरोधक कौन से हैं बेटा, है ना, यानी दो मुख्य ब्रेकर्स कौन से हैं। तो ध्यान दो होते हैं बेटा, एक तो हमारे पास एनर्जी बैरियर होता है, एनर्जी बैरियर बेटा, है ना। एनर्जी बैरियर का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी एक डेफिनेट एनर्जी से कम है, जिसे हम नाम देते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा, अगर उससे कम है तो रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और यदि उसके बराबर या उससे ज़्यादा है तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया था कि अगर मेरी ताली बजनी है तो बेटा एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अगर इससे कम एनर्जी है तो ताली नहीं बजेगी यानी रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा बेटा बैरियर होता है ओरिएंटेशन बैरियर, यानी हम इसे नाम देते हैं अभिविन्यास बैरियर, है ना बेटा, अभिविन्यास अवरोधक। इसका क्या रोल होता है बेटा, देखो आप अगर ताली बजा रहे हो तो ज़रूरी है कि दोनों हाथ एक दूसरे के बिल्कुल सामने आने चाहिए। अगर एनर्जी कितनी भी है और ये अगर हाथ दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं तो हमारी ताली नहीं बजेगी यानी रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा आपको कि हमारे पास NO2 से यानी 2NO2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, N2O4 बना रहे हैं, तो ज़रूरी है कि N एक दूसरे के पास सामने होने चाहिए। अगर वो इस तरह से हैं तो बेटा रिएक्शन नहीं होगी। ज़रूरी है कि नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने होने चाहिए, क्योंकि तभी तो उनके बीच में बेटा बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ रिएक्शन पॉसिबल होगी, यहाँ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो बेटा दो बैरियर पढ़ाए मैंने आपको, कौन से, एक एनर्जी बैरियर और एक हमारे पास अवरोध ओरिएंटेशन बैरियर बेटा, है ना, अभिविन्यास बैरियर। नेक्स्ट बेटा कि दर्शाइए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% कंप्लीट होने में जो लगने वाला समय है वो उसके T½ का यानी अर्ध आयुकाल का बेटा कितने गुना होता है, 10 गुना होता है, 10 टाइम होता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ लिख लो। T½ कितना होता है बेटा, 0.693/K। इसे नाम मान लो इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा बेटा, अब वो कह रहा है कि 99.9% कंप्लीट होने में, तो वैल्यू रखिए कि k इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2.303 ओवर बेटा t 99.9 एंड लॉग 100 ओवर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लो बेटा, 100 माइनस के 99.9। अब यहाँ से जब बेटा आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से हमारे पास 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा तो log 1000 हो जाएगा, और log 1000 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 3। इसे रख के बेटा t 99% हमारे पास कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 3 ओवर k। तो आप इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी आपकी, और इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की हमें क्या बतानी है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी यानी अणुसंख्यकता बतानी है। तो बेटा सिंपल क्या होता है, अणुसंख्यकता क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या बेटा। जैसे बेटा एक भाग ले रहा है तो हम कह देंगे अणुसंख्यकता 1, और 2 भाग ले रहे हैं तो हम अणुसंख्यकता क्या कह देंगे 2। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है बेटा, जिसे आप देख के बता सकते हो, जबकि कोटि एक थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, उसे आप देख के नहीं बता सकते, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रेट लॉ की या रेट कांस्टेंट की बेटा। नेक्स्ट, संघट्ट सिद्धांत के अनुसार बेटा कोलाइजन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बताने हैं 2 फैक्टर बताने हैं, कौन से, जो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं बेटा, रेट को बढ़ा देते हैं। तो सिंपल बेटा, एक तो हमारे पास हो जाएगा फ्रिक्वेंसी फैक्टर, है ना, कोलाइजन फ्रिक्वेंसी, कोलाइजन फ्रिक्वेंसी बेटा। कोलाइजन फ्रिक्वेंसी का मतलब है टक्करों की संख्या। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले तो क्या बढ़ेगी, उनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है बेटा, उनकी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, एक तो हमारी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो गया, दूसरी कोलाइजन फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, यानी टक्करों की संख्या बढ़ गई, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और याद होगा तुम्हें, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेटा 2 से 3 गुना हो जाता है, और हम इसे नाम देते हैं ताप गुणांक। याद करो, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, है ना बेटा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ताप गुणांक को, कैसे लिखोगे आप कि भाई ताप गुणांक हमारा बराबर क्या होगा, कि सपोज दैट कि हमारे पास एट टी डिग्री सेल्सियस है, और आपने क्या कर दिया के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये हमें कितना मिलेगा, 2 या 3 गुना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको बताना है कि बेटा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके 75% कंप्लीट होने में लगा समय, उसके टी हाफ का क्या होता है बेटा, 2 टाइम होता है। तो सिंपल, पहले आप क्या करोगे, पहले की तरह ही बिल्कुल टी हाफ की इक्वेशन लिखो 0.693 ओवर के बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा आप क्या करोगे कि भाई टी 75% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल 2.303 ओवर के एंड लॉग बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन 100 माइनस के 75। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 25, और 25 को 100 से डिवाइड करोगे कितनी आ जाएगी 4, और log 4 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 0.6020 बेटा, है ना। इस वैल्यू को यहाँ रख के जब आप कैलकुलेट कर लोगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकता बेटा, ज़्यादा टाइम लगेगा, वैसे मैंने बता दिया, आप इतना तो कर ही लोगे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन है बेटा कि ऑक्सीजन हमारे पास O2 होता है जबकि सल्फर हमारा S8 होता है, तो ऐसा रीजन क्यों है बेटा, रीजन है इनका साइज। देखो ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, जबकि सल्फर में तुम्हें पता है कि थर्ड सेल ओपन हो जाती है, और थर्ड सेल ओपन होने के कारण क्या होगा भाई, थर्ड सेल ओपन होने के कारण वहाँ डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, डी ऑर्बिटल जब प्रेजेंट होगा तो सिंपल है बेटा कि उसका साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो वो लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से कि हमारी ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर क्या है बेटा, सॉलिड है। तो उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन यार डाई एटॉमिक है, जिसके बीच में लगने वाले वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे बेटा, कम होंगे, है ना, डाई एटॉमिक गैस है। जबकि सल्फर हमारा क्या है यार, S8 है, S8 में यानी 8 मॉलिक्यूल्स हैं, 8 मॉलिक्यूल्स में 8 एटम्स हैं,
तो यहाँ बेटा लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वंडर वॉल्स फोर्स, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए बेटा कि भाई क्या होता है जब कि है ना, व्हाट हैपन व्हेन, जब क्या होता है बेटा, सेलेक्ट लाइम, यानी जो भुजा हुआ चूना है वो किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। तो देखो रिएक्शन बिल्कुल ईजी है, 10th क्लास में आपने पढ़ी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप Cl2 से करा दोगे तो आपको बेटा ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बेटा प्राप्त होता है, और जिसे हम नाम देते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट बेटा पूछ रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कितनी इजी रिएक्शन है, कितनी बार पढ़ी आपने, PCl5 की रिएक्शन करा दो एल्कोहल के साथ तो OH हटा और वहाँ Cl लगा दो, यानी क्या मिल जाएगा बेटा, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। नेक्स्ट बेटा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3। मैं कह रहा हूँ आज के बाद कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन बॉन्डिंग से रिलेटेड, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कभी गलत नहीं होगा, इस रूल को फॉलो कर लो। क्या बेटा, जीनोन तुम्हें पता है एक नोबल गैस है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ठीक है, रखो 8। अब 3 ऑक्सीजन जोड़नी है बेटा, तुम्हें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, यस सर, ऑक्सीजन जुड़ गया। अब हमारे पास एक लोन पेयर रह गया, याद करो बेटा अमोनिया जैसा है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, पैरामीडियल, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। सिंपल, बताओ। नेक्स्ट बेटा वो कह रहा है आपसे, आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेना, लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये, इसके बाद इस क्वेश्चन पेपर का, कि भाई राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म एथीन। तो याद करो बेटा क्या होता है कि एथिल एल्कोहल को अगर हम कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में ना, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या मिलती है हमें, एथीन मिलती है बेटा, है ना, एथीन। ये इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देख लो बेटा डिहाइड्रेशन की ना, मैं यहाँ समझाता हूँ तुम्हें। आपको पता है कि CH3 CH2OH पे, क्योंकि बेटा H2SO4 से हमें क्या मिलेंगे, H+ आयन, वो इसके ऑक्सीजन एटम पे अटैक करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सोनियम आयन मिलेगा फर्स्ट स्टेप में, ऑक्सोनियम आयन। अब ये ऑक्सोनियम आयन बेटा अनस्टेबल है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सोनियम आयन ब्रेक होगा किस में, कार्बोकैटायन में, कुछ इस तरह से बेटा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन भी अनस्टेबल है, इस कार्बोकैटायन से हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4 नेगेटिव एक H+ आयन लेके उड़ जाएगा और हमें बेटा यहाँ से एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपकी मैकेनिज्म हो गई बेटा डिहाइड्रेशन की। कितना है जी, ये बोलो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा गिव द नेम ऑफ एंजाइम यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। यानी ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, जाइमेज एंजाइम। जाइमेज बेटा एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल में। नेक्स्ट कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म एंड QH, यानी क्लोरोफॉर्म और QH के साथ रिएक्शन करा दो फिनॉल की। समझ गए होंगे कौन सी रिएक्शन है, अभी बताता हूँ कि भाई फिनॉल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक QH, तो यहाँ से बेटा हमें क्या मिलता है, याद करो फिनोलिक एल्डिहाइड मिलते हैं, यानी एक CHO ऑर्थो पोजीशन पे और एक CHO कहाँ जुड़ेगा बेटा, पैरा पोजीशन पे जाके। और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रीमर टीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, रीमर टीमान रिएक्शन। ठीक है, रैमर टीमान रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा अथवा के भी क्वेश्चन देख लो, हाउ टू कन्वर्ट मीथेनॉल इनटू इथेनॉल। कि भाई मेथिल एल्कोहल को आप एथिल एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो याद रखो कि मीथेनॉल है बेटा, है ना। अब आपको कैसे भी करके यहाँ से तुम्हें पता है एथेनॉल बनाना है तो एक कार्बन ज़्यादा करना है, इतना ध्यान रहना चाहिए तुम्हें। अब एक कार्बन ज़्यादा करोगे, देखो सिंपल मैं पहले क्या करूँ, इसकी रिएक्शन PBr3 प्लस Br2 के साथ करा दूँ तो यहाँ से मुझे एल्किल हैलाइड मिल जाएगा, यानी CH3Br मिल जाएगा बेटा।
अब अगर मैं CH3Br की रिएक्शन KCN के साथ करा दूं तो तुम्हें पता है यहाँ से KBr निकल जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, CH3Cn। अब याद करो, अगर हम साइनो ग्रुप का, है ना बेटा, साइनो ग्रुप का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें, है ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा, यानी एसिटिक एसिड। और यदि एसिटिक एसिड का आप रिडक्शन कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एथिल अल्कोहल। अब देखो यही एक मेथड नहीं है, और भी बहुत सारी मेथड हैं, बट मैंने आपको ये सबसे इजी बता दिया है, जिसमें 4 स्टेप्स में ही आप क्या बना रहे हो, एथिल अल्कोहल बना रहे हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कि द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पेट्रोल इज नोन एज, यानी आपको क्या करना है बेटा, एल्कोहल एंड ईथर का मिक्सचर हम पेट्रोल के स्थान पे जो यूज करते हैं उसका नाम बताना है। तो बेटा उसे हम नाम देते हैं नेटिलाइट। क्या नाम देते हैं, नेटिलाइट। नेक्स्ट, हाउ विल यू ऑब्टेन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल। तो देखो अभी आपने प्राप्त किया था बेटा, कौन सी रिएक्शन है, वही रायमर टीमान रिएक्शन, रायमर टीमान रिएक्शन। तो ये बेटा आपका 2018 का पेपर सॉल्व होता है, कंप्लीट होता है। एक वीडियो मैंने पहले बना दी है और एक ये हो गई। इसी तरह बेटा अगर आपको इफ़ेक्टिव एनालिसिस करनी है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई अपना स्पेशल टॉपिक चाहिए कि सर इस पर वीडियो बनाइए तो मुझे बताइए। ऑल द बेस्ट बेटा, इसी तरह बनी रहिए। मैं अभी 2019 का भी सॉल्यूशन करूँगा और आगे भी टॉपिक वाइज तैयारी कराऊँगा। थैंक यू बेटा।